स्वागत करता हूं इस खास सेमिनार में दोस्तों। रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट ऑर्गेनाइज किया है redevelopmentbazaar.com के फाउंडर रवि अलाट और महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और मुंबई डिस्ट्रिक्ट सबर्बन कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। दोस्तों, आज इस सेमिनार में आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत लाइन के साथ में। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। मैं आज के हमारे इस सेमिनार के मुख्य अतिथि श्री गोपाल शेट्टी जी, पूरी मुंबई की बेबाक आवाज, जो रीडेवलपमेंट हो, सेल्फ रीडेवलपमेंट हो, एसआरए हो, सभी विषय पर आए दिन हर महीने कुछ न कुछ अपडेट इनका मिलता है। तो एक जोरदार ताली से इनका स्वागत करें, प्लीज वेलकम। गोपाल जी, आपका स्वागत है, स्टेज पे आए। हमारे हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी, तरुण भाई मोटा, विक्रम मेहता जी, बीडीए के इलेक्टेड प्रेसिडेंट, रवि अलाट जी। दोस्तों, ये सिलसिला है रीडेवलपमेंट में जैसे जोर पकड़ा है मुंबई में, और ये अभी आप देख सकते हैं मुंबई में पिछले ही कुछ महीनों पहले हमारे डीसीएम देवेंद्र फडणवीस साहब, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बोली हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हो रही, सरकार की तरफ से 4 कदम हुए, तो आप लोगों की तरफ से, हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से 2 कदम, 1 कदम आगे बढ़कर इस जो यज्ञ है रीडेवलपमेंट का, विकास का, इसमें आगे प्रयास होना चाहिए। आज के मुख्य अतिथि माननीय खासदार एमपी गोपाल शेट्टी साहब, तरुण मोटा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट पीएटा, विक्रम मेहता जो इलेक्ट प्रेसिडेंट बिल्डर्स डेवलपर्स एसोसिएशन, मुंबई डेवलपर्स एसोसिएशन का जो आने वाला सालों में प्रेसिडेंट है, अभी इलेक्ट प्रेसिडेंट है, वैसे ही रवि अलाट और सुनील शर्मा, और आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है, खास करके 2 विषय को लेकर हम किए। एक है रीडेवलपमेंट। यदि हम रीडेवलपमेंट मुंबई में चाहते हैं तो किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए एज ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और एज ए डेवलपर को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, और पीएमसी अपॉइंट करना है तो भी किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, क्या 79A डायरेक्शन जरूरी है। तो ये सब मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा, गोपाल शेट्टी साहब से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये रीडेवलपमेंट क्यों आया मुंबई में। रीडेवलपमेंट, यदि आप जब एमएलए थे उस टाइम से या नगर सेवक थे उस टाइम से, लगभग 2000 के बाद रीडेवलपमेंट का दौरा मुंबई में चालू हुआ। ये रीडेवलपमेंट लाने का शुरुआत क्यों किया, लेकिन आज वो किस तरह दौड़ रहे हैं। मतलब शुरुआत जो किया था, घर जिसका टूट रहा है उनको घर उपलब्ध करके देने के लिए, लेकिन आज रीडेवलपमेंट का जो ग्रिड है वो अलग ढंग से जाके गलत दिशा में हम कदम उठा रहे हैं, जिसके तरह से जो घर है वो भी हम बेघर हो रहे हैं। तो रीडेवलपमेंट का जो खरीद ढंग से आपको बेनिफिट लेना है तो किस तरह से लेना है, तो उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। और दूसरा, आज सर आप सबको पता है कि 2 स्कीम को लेकर मैं तो हमेशा बोलता हूं ये आगे जाके स्कैम होगा, लेकिन उसमें शायद गोपाल शेट्टी साहब आपको जो बताएंगे वो है 3311। एक डीसीपीआर में एक प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं 3311। ये जो 3311 क्या है, 3311 में हम जो है कि एग्जिस्टिंग हाउसिंग सोसाइटी का स्कीम के बराबर हम स्लम का स्कीम को मर्ज करते हैं। यदि हम स्लम के साथ स्कीम मर्ज करते हैं, उसकी वजह से एफएसआई जहां 2 है उधर 4 एफएसआई मिलता है। क्या ये स्कीम में जाना चाहिए? इसका मतलब ये हम ग्रीड में जा रहे हैं। ये जाने से क्या प्रॉब्लम है, क्या होगा? क्योंकि अभी जो है जितने भी डेवलपर्स हैं, डेवलपर भी यही चाहते हैं कि आप 3311 का स्कीम में आइए। तो 3311 में स्कीम में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये सब जो रीडेवलपमेंट का इंसेंटिव्स है वो हमें डीसीपीआर से मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2034। ये जो रेगुलेशन है 2034 तक रहेगा। तो ये जो स्कीम है इसका क्या बेनिफिट है, क्या इस स्कीम में जाना चाहिए, यदि जाना है तो क्या प्रिकॉशन लेना है, उसका क्या दिक्कत है। और दूसरा, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, जिसको घर लेना है उसको घर नहीं देते हुए पैसा देने का एक प्रावधान 3312B में आ गया। 3312B में क्या स्कीम है थोड़ा सा आपको बताऊंगा, वो हालांकि एक्सपर्ट्स भी बताएंगे। 3312B में जो गवर्नमेंट रोड वाइंडिंग करती है, जिनको प्रोजेक्ट अफेक्टेड होती है, तो उनको घर देने के लिए या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट देने के लिए तो ये स्कीम निकाला, जिसके माध्यम से आप उनको ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन को आप घर या दुकान उपलब्ध करके दीजिए। ठीक है, तो यदि घर और दुकान उपलब्ध करने के लिए एग्रीमेंट होता है बिल्डर के साथ,
फिर बिल्डर क्या करता था, उसको बायबैक करता था। तो हमें सरप्राइज हो गया, बायबैक मतलब क्या है, आपको दुकान मैं देता हूं 300 फुट का, लेकिन उसके बदले में मैं आपको बाद में बायबैक करके 50 लाख दूंगा। तो इस तरह से ये स्कीम बहुत अच्छा चला, लगभग 1-1.5 साल से चला। अभी गवर्नमेंट ने इसको रेगुलाइज किया। तो क्या 3312B में भी जाना संभव है या जा सकते हैं, उसमें क्या बेनिफिट है, ये दो है। और तीसरा जो आज का मुद्दा है सर, जिसमें आप भी बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, वो है सेल्फ रिडेवलपमेंट। आज सेल्फ रिडेवलपमेंट में क्यों पब्लिक को जाना है, मैं तो उसको बहुत सपोर्ट करता हूं, हमने किताब भी लिखा है। तो वो सेल्फ रिडेवलपमेंट हम ये चाहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी को एक विकल्प देना है, मतलब एक ऑप्शन देना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्डर के पास ही जाइए, बिल्डर अपने एक कोठरी बना देंगे, 4-5 आदमी टेंडर डाल देगा, उसमें से किसी ना किसी को मिलते जाएगा। वो न होने के लिए हम एज ए हाउसिंग सोसाइटी का एसोसिएशन है, फेडरेशन, हम ये चाहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी विकल्प देना चाहिए। अपना खुद का डेवलपमेंट क्यों नहीं किए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खास करके जब से अभी बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे का जो गवर्नमेंट है, उसमें स्कीम लाया है। उस स्कीम में 2-3 स्कीम मैं आपको बताऊंगा जो ऑलरेडी जीआर निकल चुका है। एक है 1 महीने के अंदर आपको डीम्ड कन्वेंस मिलेगा यदि आप एक रेजोल्यूशन पास करते हम सेल्फ रिडेवलपमेंट जाना है। दूसरा, खासदार साहब बहुत सारे लोगों ने मदद करके रिजर्व बैंक ने जो सेल्फ रिडेवलपमेंट के फंडिंग न देने के लिए प्रावधान मतलब स्थगिति दिया था, आज रिजर्व बैंक ने सर्कुलर निकाला है 6 जून 2022 को कि मुंबई बैंक, जिला बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 5% अपना जो लैंडिंग है उसका 5% सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दे सकते हैं। इसका मतलब 1,500 करोड़ आज हमारे पास उपलब्धि है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और निर्णय लिया है कि जो रिडेवलपमेंट को, खास करके सेल्फ रिडेवलपमेंट को, हर एक डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास एक कमिटी बनाए। उसका भी जीआर निकल गया, जहां डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार उधर का इंजीनियर, बीएमसी या प्लानिंग अथॉरिटी का इंजीनियर प्लस फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह से तीनों आदमी का एक कमिटी बनाए, जिसमें सेल्फ रिडेवलपमेंट को लेकर जो दिक्कत है वो भी पारित हो रहा है। इंटरेस्ट सब्सिडी देने की बात हुई है और कंसेशन जो प्रीमियम है उसमें कंसेशन मिलेगा। टीडीआर आपको मार्केट से लेना जरूरी नहीं है, मार्केट से टीडीआर लेना नहीं, जो टीडीआर है वो आप बीएमसी से 50% रेडी रेकनर का कीमत से आप टीडीआर ले सकते हो। और एडिशनल 10% इंसेंटिव एफएसआई की बात हुई, इसका जीआर ऑलरेडी निकल गया, लेकिन अलग अलग कायदे में उसका इंप्लीमेंटेशन अभी बाकी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो सीएम ने 14 मई 2023 को नेस्को में एक बड़ा हाउसिंग कॉन्फ्रेंस लिया था, उसमें ऐलान किया, इसके बारे में सब जानकारी दिया जाएगा। और लास्ट है कि कलेक्टर लैंड, लगभग 3000 कलेक्टर का लैंड है मुंबई में, उसमें 5% के ऊपर 5% प्रीमियम लेके उसको फ्री होल्ड करने की भी बात हुई है। और जहां जहां ऑलरेडी वो स्कीम निकल गया, कलेक्टर लैंड में जितने भी फ्लैट ट्रांसफर हो चुका है उनको सिर्फ 1% और 2% ऑफ द रेडी रेकनर वैल्यू लेके उनको रेगुलाइज करने का एक एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी जाहिर हो चुका है, लेकिन उसको लोग बेनिफिट नहीं ले रहे, जो भी है। और इस तरह का, और एनए टैक्स जो ऑलरेडी स्टे ऑलरेडी दे चुके हैं, एनए ऑर्डर भी निकलने वाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो इस तरह का बहुत सारा अच्छा जो स्कीम्स है या अनाउंसमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, नो डाउट कई लोगों को यह बताना है कि इलेक्शन का एक पहल है, 2 इलेक्शन का पहल है, जो भी है हमें हाउसिंग सोसाइटी वालों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, मुझे लगता है हम सब लेना चाहिए। सर बहुत सारा सवाल है लोगों का, मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप एक इनॉग्रेशन के हिसाब से हमें मार्गदर्शन करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित सन्मान्य श्री रवि अलाट जी, तरुण भाई मोटा जी, विक्रम मेहता जी, रमेश प्रभु, सुनील शर्मा और इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ने के लिए आए हुए सभी नगरजन भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं रमेश प्रभु और सुनील शर्मा जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, जो समय समय पर अलग अलग जगहों पर इस प्रकार का सेमिनार के माध्यम से लोगों की परेशानी और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों की समस्याओं को ध्यान में लेकर आने वाले दिनों में डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में किस प्रकार की बदलाव, चेंजेस की आवश्यकता है, उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं। मैं कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहूंगा जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कहिए या तो अनुभव है इतने लंबे समय का। रोज जनता से जुड़ा रहता हूँ और 15 साल कॉर्पोरेटर, 10 साल एमएलए और लगभग अभी 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी पूरा हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक बहुत बड़ा लंबा एक्सपीरियंस और
एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि डेवलपरों के साथ में भी, आर्किटेक्ट के साथ में, एडवोकेट्स के साथ में, सभी लोगों के साथ में लगभग इंटरेक्शन होता रहता, तो इसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और उसका उपयोग जनता के लिए कैसे मैं ला पाऊँ उसके लिए मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है। रीडेवलपमेंट की बात अब करेंगे तो खास करके पूरे मुंबई शहर में अब बड़ा तेजी से आगे बढ़ने वाला है। आज अगर आप पूरे मुंबई शहर के बारे में देखेंगे तो बोरीवली में सबसे ज़्यादा, अभिषेक घोषालकर का हम स्वागत करेंगे, सबसे ज़्यादा रीडेवलपमेंट का काम शुरू है। उसके कारण भी है कि वेस्टर्न सबब में थाना, मुलुंड, घाटकोपर, ये सारा जो परिसर है उसकी गति और वेस्टर्न सबब की गति में एक बहुत बड़ा अंतर रहा है और इसलिए सेकंड फेज में जो रीडेवलपमेंट का काम भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे इन दिनों में शुरू हुआ है। अब रीडेवलपमेंट के बारे में अगर मेरा व्यक्तिगत मत पहले दिन से ये रहा है कि जो ये कानून, कायदे कानून सब बने, लोगों को हेल्पलेस कर दिया है ये सिस्टम ने, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। क्योंकि अगर आपका एक एफएसआई के हिसाब से अगर घर एक बना हुआ है तो तरुण भाई उन दिनों में भी आप आगे जाकर अपना बिल्डिंग को वापस कैसे रीडेवलपमेंट करो, रिपेयर करो, उसकी एक व्यवस्था बनी है कॉर्पोरेट फंड वगैरह निकाल कर। तो आपका घर फिर एक बार उसको बनाना ये आपका काम है। सरकार ने उसके लिए रूल्स बनाना चाहिए, रेगुलेशंस बनाना चाहिए, सरकार ने आपको बैंक के माध्यम से पैसा देना चाहिए, इतना तक ही सीमित रहना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि ये जो इन दिनों में जो एफएसआई कंसेप्ट आया है, ये एफएसआई कंसेप्ट के वजह से पूरा मुंबई शहर का जो एक जीवन है लोगों का वो लगभग बिगड़ गया, ऐसा मैं कहूंगा तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये आने वाले दिनों में बहुत लंबा समय तक चलता रहेगा। कितना, कब तक चलता रहेगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य जीवन जब तक है तब तक ही चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। अब मेरा ये मानना है कि जितना एफएसआई में बना था उसमें ही आपका वापस रीडेवलपमेंट होना चाहिए, नो एक्स्ट्रा एफएसआई आपको मिलना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा एफएसआई मिलता है, फैमिली आपकी बड़ी होती है तो आपका 400 फुट है तो आपको एक 100 फुट का एक्स्ट्रा एफएसआई देकर 500 फुट का घर आपने ही स्वयं बनाना चाहिए, ऐसा रूल बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बनना चाहिए, ये मुझे लगता है। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें डेवलपर के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, डेवलपर के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि अभी एक एफएसआई वापस आता है, फिर वो डेवलपर उसमें आता है, इन्वॉल्व अपने आप को कर लेता है, फिर वो बेचता है, ये सारा अभी का ऑनगोइंग सिस्टम में चल रहा है। अब डेवलपर लोगों के लिए काम है ना, बहुत सारा, आप मुंबई शहर को छोड़कर बाहर जाएंगे, नवी मुंबई में बहुत सारे जगह पड़े, वहां पर भी आप जा सकते हो। जैसा जैसा आपका परिवार बढ़ेगा, आप एक बनाओ इस प्रकार का कायदा, 20 साल में बदले होगा, 25 साल में बदले होगा, क्योंकि एक लड़के का अगर शादी होता है तो 3 साल के बाद उसका बच्चा हो जाएगा, तो वो 20-22 साल के बाद में शादी के लिए तैयार होगा, तो 25 साल का ये पीरियड हो जाता है। तो आप 30 साल का बना दो, 30 साल के बाद में ही जगह अगर एफएसआई तरुण भाई ज्यादा देना है तो दे देंगे, तो उसका अगर 3 रूम का फ्लैट है तो वो अपने बच्चों के लिए मिलकर 600 फुट का बना देगा, तो वही फैमिली उसमें रहे। इस प्रकार की एक व्यवस्था हो सकती है कि इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, लेकिन अभी ये इसको हमने खो दिया है। मैं चाहता हूं कि अभी भी जो एफएसआई ऑनगोइंग चल रहा है उतने में ही वी शुड प्ले, और आगे का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तरुण भाई उनके भाषण में बताएंगे कि अभी मेहता साहब भी बताएंगे 5 एफएसआई, 6 एफएसआई। अब आपको 30 साल के बाद में फिर रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो 12 एफएसआई आपको करना पड़ेगा, 12 एफएसआई करना पड़ेगा। अभी 50 साल फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है तो आपको 100 फ्लोर की बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा। 100 फ्लोर की बिल्डिंग पे आप चले जाएंगे, चलो वादा नहीं है। रोड विड्थ ट्रैफिक के वजह से और कम हो जाएगा। ये फायर ब्रिगेड वाले लोग नए नए रूल्स आएंगे, वो अभी 6 मीटर का ओपन स्पेस चाहिए तो 12 मीटर का ओपन स्पेस की बात करेंगे, है ना। अभी एक मैं सुन रहा हूँ 5 करोड़ रुपए का गाड़ी आने वाला है। जितना ज्यादा महंगा गाड़ी आएगा उसका विड्थ बड़ा रहेगा, विड्थ जितना उसका बड़ा रहेगा वो ओपन स्पेस ज्यादा रखने की बात करेंगे। ये सारा परेशानी का काम जीवन भर चलता रहेगा। आपने अभी जो पानी की लाइन डाली है वो पब्लिक डबल हो जाएगा, तो पानी का लाइन डबल होगा तो वापस सारा रास्ता खोदो और बड़ा पाइपलाइन डालो। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होगा तो सारे इलेक्ट्रिसिटी के लाइन केबल खोदने के लिए फिर वापस रास्ता खोदो और डालो। यानी मुंबई शहर के लोग ये डिगिंग का काम के वजह से परेशान रहेंगे। ऐसा लगता है कि चलो ये 10 साल में पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हम अच्छा जीवन जिएंगे, लेकिन वो आने वाला नहीं है दिन। 10 साल के बाद में फिर वापस नया प्रॉब्लम अपने दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। आपको यही परेशानी में जीना है, इसके लिए इसका कोई ना कोई बेंचमार्क बनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अब रीडेवलपमेंट बिटवीन डेवलपर एंड टेनेंट, इसका भी एक कैपिंग कर लेना चाहिए गवर्नमेंट ने इसका एक कैपिंग कर देना चाहिए।
400 फुट वाले को आप कितना ज्यादा देना, 10%, 20%, 30%, 40%, एक कैप कर लो, एक कैप कर लो, क्योंकि ये इतना पूरा करने के लिए भी बिल्डिंग बनाने के लिए 2 साल लगते हैं, लेकिन टेनेंट और बिल्डर के बीच में 79 ये सारा करके एग्रीमेंट करने के लिए कितने लगते हैं? 5 से 10 सालों लग जाते हैं। यानी जितना समय आपको बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है, उससे ज्यादा समय आपको ये टेनेंट और इसका एग्रीमेंट करने के लिए लगता है। इन दिनों में और एक ट्रेंड नया शुरू हो गया है, एक बिल्डर 3 साल मेहनत करके पूरा उसका तैयार कर लेता है, ये कमेटी बदली हो जाती है, नया कमेटी आता है, तो जैसे सरकार के लोग सारे नए वो सरकार ने किया हुआ कैंसिल, नया सरकार आया इसने नया कर दिया, ये सारा होता है। ये सारा होते होते ये बिल्डिंग की हालत हो जाती है खराब। फिर वो पहले वाला बिल्डर जिसको ये सोसाइटी ने परेशान कर दिया, वो बीएमसी में कंप्लेंट करके इसको डिलेपिडेट डिक्लेयर कर देता है, फिर वो तोड़ा जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। यानी ये सारा मैस चला हुआ है मुंबई शहर में, और इसके लिए मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन, डेवलपर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सारे लोगों ने मिलकर एक सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है, या तो जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है उसको हम फास्ट इंप्लीमेंट कैसा कर सकते हैं, इसके बारे में सब लोगों ने एक मत बनाने की आवश्यकता है, सब लोगों ने एक मत बनाने की आवश्यकता है। डेवलपर्स के बारे में भी मैं ऐसा मानता हूं कि मानता ही नहीं, ये होना चाहिए, गवर्नमेंट ने ही नक्की करना चाहिए। गोपाल सिटी की कैपेसिटी है क्या, तो उसको सिस्टम में रखो, इसकी कैपेसिटी नहीं है उसको सिस्टम में मत रखो। अरे इतना आप पर्टिकुलरली रीडेवलपमेंट के लिए ओपन प्लॉट में आपको जिसके पास से करना है करो, बिल्डर को जो करना हो करे, जमीन मालिक को, लेकिन जहां पर रीडेवलपमेंट का होना है, किसी भी एक सामान्य व्यक्ति का पास आज क्या उसके पास एसेट है, तो उसके पास एक घर है, वो घर उसका चला जाता है, वो कैसे जिएगा, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा है। ये 30%, 40%, 50% का लालच में, और ये कोई 1 या 2 के बीच में नहीं रहा है, पूरे सोसाइटी में भी 80% लोग अगर एक साथ में हो जाते हैं, तो बचे हुए 20% लोग फिर इतना सारा परेशानी करते हैं। मैं तो बहुत आउटस्पोकन हूं और एकदम जो मन में आया वो कहता हूं, और जो अच्छा है वही कहता हूं। अब एक सोसाइटी के लोग आ गए, 80% लोग एक साथ में है, 10-15% लोग पूरा तैयार हो गया है, उसको कहते हैं कि नहीं हमको दूसरा बिल्डर मिला है, वो कॉर्पस फंड भी ज्यादा दे रहा है, 5% एरिया भी ज्यादा दे रहा है। अरे भैया तैयार होने के बाद तो कोई भी देगा ना, जूने कमेटी के लोगों ने कैसे, हाउ यू कैन टेक द डिसीजन, आप किसी की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हो, और ये बिल्डर लोग भी इस प्रकार का कर रहे, इसलिए बीडीए के लोगों ने भी एक बार एक बिल्डर के साथ में सोसाइटी का हो गया, वहां पर दूसरा कोई बिल्डर ने एंटर होना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार का भी गाइडलाइन आप लोगों को बनाना पड़ेगा, तो ये चलेगा। देखिए थोड़ा खराब लगेगा लोगों को कि भाई मुझे 5% ज्यादा मिल रहा है, लेकिन गोपाल शेट्टी का ये रूल के हिसाब से मेरे को 5% कम मिल रहा है, उसको थोड़े समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जिस दिन उसको घर बनकर मिलेगा, जूना जो सोसाइटी के लोगों ने तय किया था, वो दिन वो सुकून महसूस करेगा, सुकून महसूस करेगा। तो ये सारे इस प्रकार के जो बेंच मार्क्स है, इसको हम सब लोगों को मिलकर तय करना पड़ेगा। सेल्फ रिडेवलपमेंट के बाद में बारे में अभिषेक जी बताएंगे, अच्छा चल रहा है इन दिनों में, और उसमें वेस्टर्न सबब में हमारे यहाँ पर प्रवीण दरेकर हो, अभिषेक हो, इन सारे लोगों ने मिलकर प्रयास किया, थोड़ा ट्रेंड बढ़ रहा है आगे। इसका भी मुझे लगता है कि एक बार 2, 5, 10 बिल्डिंग जो सेल्फ रिडेवलपमेंट हुआ है तरुण भाई, और उसमें से कितना लोगों को प्रॉफिट हुआ है, इसका भी कभी हिसाब किताब निकालो, है ना, इसका भी, क्योंकि घूम फिर के साथ आना तो उधर ही है, बराबर है ना, घूम फिर कर आपको आना तो वहीं है, और समझो जो बिल्डर देता था उसमें से 10% अगर ज्यादा आपको मिल गया, 10% अगर ज्यादा, हिसाब तो निकलेगा है ना, 10% ज्यादा मिल गया, लेकिन ये 10% लेने के लिए समय कितना ज्यादा बिगड़ा, ये भी देखना पड़ेगा। सभी सोसाइटी में चेयरमैन, सेक्रेटरी इतने डिवोटेड लोग नहीं होते, नहीं मिलते हैं। तो सेल्फ रिडेवलपमेंट के चक्कर में लोगों का समय व्यर्थ ना हो, भाई यहाँ पर आपको 5% ज्यादा मिलता है, लेकिन ये डेवलपर जो कर रहा है उसमें 5% कम मिलता है, लेकिन आपको 2 साल में घर बनकर मिल जाएगा, तो कौन सा चूज करना, इसके बारे में भी एकदम ओपनली हम डिस्कशन करेंगे लोगों के साथ में, तो उसमें से भी रास्ता निकल सकता है। सेल्फ रिडेवलपमेंट अच्छा है, ये तो कोई भी कहेगा, ये अच्छा ही है, लेकिन सेल्फ रिडेवलपमेंट में भी बहुत सारे नए अभी सिस्टम शुरू हुए। कोई डेवलपर ही आके कहता है कि चलो हमको 25% दे दो, मैं करूँगा। टीएमए मॉडल आया है, उसमें भी होता है। तो ये सारे स्कीम का भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक बुकलेट बनाकर लोगों को जानकारी के लिए देना चाहिए, जो ये बना हुआ है।
तो इसमें से भी बहुत सारी जानकारियां लोगों को मिलेगा। ये 3311 जो है इसका मैंने जनरली विरोध जताया है, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर। मेरा यह स्वयं का मानना है कि जहां पर एक एफएसआई से जूने लेआउट है तो 0.85 में डेवलप हुआ है, 50% आरजी का उन दिनों में एफएसआई मिलता नहीं था जो इन दिनों में मिल रहा है। तो ये जो स्कीम है बहुत अच्छी तरह से आपका डेवलपमेंट हो सकता है। आप क्यों ये 3311 में जाकर और लोड बढ़ाते हो, और लोड यहाँ पर बढ़ाकर क्यों ये एक झंझट में पड़ना 2-5% जगह के लिए। तो 3311 का इसमें जो रमेश प्रभु ने बताया कि स्कैम निकलेगा आने वाले दिन, उसके बारे में मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ। आप रीडेवलपमेंट का जो नेचुरल एफएसआई उसके ऊपर जो टीडीआर लोड करके बिल्डर बना रहा है उसका सैंक्शन दे दो, और 3311 का जो एक्स्ट्रा जगह मालूनी में या तो कहीं पर भी बिल्डर के अंदर बनाकर देना है, वो बनाकर देने के हैंडओवर होने के बाद में उसका एफएसआई रिलीज करो। इस प्रकार का भी एक तरुण बनाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले होगा ही, गवर्नमेंट ने किया होगा, लेकिन नहीं तो फिर आने वाले दिनों में एक नया स्कैम मुंबई शहर में शुरू हो जाएगा। यहाँ पर तो पूरा एफएसआई लोड कर लिया, बना लिया, लेकिन जो गवर्नमेंट को मिलना था, हाँ गवर्नमेंट तो देखे, गवर्नमेंट तो प्रामाणिकता से जो होता है उसका कीम बनाती है। अब ये कुछ खराब डेवलपर लोग हैं, बिल्डिंग बनाएंगे 200 घर उधर, लेकिन 200 का 2 बिल्डर के साथ में एग्रीमेंट बना देंगे, बहुत लंबा समय जाने के बाद में मालूम पड़ेगा फ्लैट तो 200 ही बनाया, लेकिन वो इसके साथ में भी किया और इनके साथ में भी किया। इसके लिए इसके बारे में भी एक चौकन्ना होकर हमको गाइडलाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का जो फ्रॉड करने वाले बिल्डर है वो पहले ही तय करके हमको तो यहाँ पर चीटिंग करना है, फ्रॉड करना है, लेकिन हम ये 5% लोगों को ज्यादा देकर इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए। इस प्रकार का भी आने वाले दिनों में हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन हर चीज के बारे में हमको जागरूकता से काम करना पड़ेगा। मैं जब कॉर्पोरेशन में था तो उन दिनों में एक बात डिमांड कर रहा था कि भाई जितना डेवलपर ने प्लान पास करके जितना माले का बिल्डिंग बन सकता है उसका बोर्ड उधर लगा देना चाहिए, उसने वहां पर उसने बोर्ड ही लगा देना चाहिए कि 20 माले का बिल्डिंग है, 20 माले का सीसी आ गया है, और फिर 20 माले का बिल्डिंग है तो कितना फ्लैट है उसमें आ जाएगा। फिर बिल्डर 21वां माले का, अभी तो रेरा आ गया इसलिए बहुत कुछ हो गया है, हाँ रेरा आ गया इसलिए ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि लगा देना चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निर्णय कि इट शुड बी पुट ऑन द साइड, या लेकिन डाला नहीं जा रहा है, हाँ डाला नहीं जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी हमको आना देखना पड़ेगा। और मैं चाहे वो सेल्फ रीडेवलपमेंट हो तरुण भाई, या तो फिर नॉर्मल जो बिल्डर लोग डेवलपमेंट करते हैं, एक आपको आने वाले दिनों में ये सारा जो मोदी जी ने ईज ऑफ बिजनेस लाया, नॉन करप्शन फ्री हमको सिस्टम को लाना है, लेकिन ये कुछ होता दिखाई नहीं देता है। जो सोसाइटी के मेंबर है, मुझे जहाँ पर भी मीटिंग में बुलाते हैं मैं जाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, सोसाइटी के मेंबर ने सिर्फ मेरा एग्रीमेंट मिल गया, मुझे 2 साल के बाद में इतना फुट का फ्लैट मिलेगा, मुझे कॉर्पस फंड मिल गया, भाड़ा 3 साल का मिल गया, वो फिर 3 साल में बिल्डिंग नहीं बना तो 4था साल का भाड़ा मांगने के लिए आता है। यहाँ तक कि न रहते हुए बिल्डर ने क्या करना चाहिए, मेहता साहब ने क्या करना चाहिए, ये कंडीशन 10 कंडीशन सोसाइटी के साथ में 11वां कंडीशन आप लोग अपना डालिए। क्या मैं प्लान बना दूंगा, अप्रूवल लाऊंगा, एफएसआई लोड कर दूंगा, म्यूनसिपैलिटी का जो भी पैसा भरना है गवर्नमेंट का वो मैं भर दूंगा और आपको सोसाइटी को लाके दे दूंगा, आपने बिल्डिंग प्रपोजल में जाके सीसी लाकर हमको देने का, मैं काम चालू कर दूंगा। ये भी आपको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो भाड़ा लेकर आराम से 3 साल तक वो घर इंतजार करता है, और ये बीएमसी के करप्ट ऑफिसर लोग ये बिल्डर को परेशान कर देते। अब मैं ये नहीं, मैं हैरान हूं, मैं बातचीत करता हूं, आप तरुण भाई आईओडी लेते हो, आईओडी लेने के बाद में बिल्डिंग तोड़ देने का, आप बिल्डिंग टूट गया तो लोग चले गए बाहर, बिल्डिंग टूटने के बाद में जिस दिन बिल्डिंग टूटा उस दिन कॉर्पोरेशन के ऑफिसर ने आके उसको सीसी देना चाहिए। बिल्डिंग टूटने के बाद में महीना फिर बिल्डर उसमें वापस चक्कर मार देता है, बिल्डिंग तो टूट गया, उसका भाड़ा शुरू हो गया, फिर यहाँ पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कैसे चलेगा ये? डेवलपर यानी कौन? डेवलपर कोई क्या उसको सजा दे रहे हो आप? डेवलपर एक अपना पूंजी लगाकर, पैसा लगाकर, सारी व्यवस्था का उपयोग करके आपको घर बनाकर दे रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, तो बिल्डर का भी जहाँ पर अच्छे बिल्डर का सम्मान होना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था आने वाले दिनों में बनानी पड़ेगी,
उसकी भी हाँ, तो ये मुंबई शहर को आप एक नया लुक दे सकते हो, लोगों को आप प्रोटेक्शन दे सकते हो, लोगों को समय पर घर दे सकते हो। ये सारी बातें हम आने वाले दिनों में कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जितना भी हम चर्चा करेंगे उतना कम है। अभी एनए टैक्स देखिए, इतनी बड़ी मुंबई, इतना बड़ा मुंबई शहर, इतना बड़ा मुंबई शहर, कैपिटल हब ऑफ इंडिया हम उसको जहाँ पर कहते हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डर, मैं हैरान हूं। मैं तो इनका जितना पढ़ा लिखा हूं नहीं हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है। आई एम नॉट ए आर्किटेक्ट, आई एम नॉट ए आर्किटेक्ट, आई एम नॉट ए आर्किटेक्ट। वो बात अलग है कि स्कूल में आप 15 साल पढ़ाई करते हो, लेकिन मैं 40 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं डबल ट्रिपल ग्रेजुएट हूं इस सिस्टम में। मैं ये हैरान हो गया देखकर कि जहां पर डेवलपमेंट प्लान आ गया, आपने पूरे मुंबई शहर में कहां पर स्कूल बनेगा, कहां पर हॉस्पिटल बनेगा, कहां पर बिल्डिंग बनेगा, कैसे रोड बनेगा, ये सारा मुंबई शहर का डेवलपमेंट प्लान हो गया। उसमें खेती करने के लिए तो जगह है ही नहीं, खेती करना तो बंद हो गया। जहां पर डेवलपमेंट प्लान आ गया वहां पर खेती करना बंद हो गया। लेकिन साहब 40 साल के पहले बना हुआ बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में टूटने के लिए जा रहा है, फिर वापस आपने उसको जाके एनए करवा के लाने का। ये आर्किटेक्ट, ये डेवलपर, ये एडवोकेट, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये मेरा सवाल है। ये क्या करते हैं तो मैं उनको जवाब भी दे देता हूं इन्होंने क्या करना चाहिए। भाई जाइए ना आपके नगर सेवक के घर पे, एमएलए के घर पे जाइए ना, एमपी के घर पे जाइए ना। ये नगर सेवक, एमएलए, एमपी तीनों मिलकर वहां मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और करवा के लेंगे ना। भाई इसका जवाब दो, मुंबई शहर के लोग हमको पूछ रहे हैं। एनए आप हैरान हो जाएंगे। मैं अभी का कलेक्टर का बात कर रहा हूं, महावीर नगर में गवर्नमेंट का प्लॉट है, कोरा केंद्र का, उसका डिस्प्यूट चल रहा है। जमीन कोरा केंद्र की है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपना नाम चढ़ा दिया। अब वहां पर बच्चों को क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलने के लिए हमने एप्लीकेशन कर दिया कि इनको क्रिकेट खेलने का परमिशन दे दो। जूना कलेक्टर निधि चौधरी चले गई है, अभी नया आ गए। लकीली में 3-4 मुद्दा था, तो मैं दूसरे 4 मुद्दे को लेकर वहां पर गया था, लेकिन वो कोरा केंद्र के लोग आ गए। मैं गोपाल शेट्टी अंदर है तो अंदर आ गए, साहब हमारा अभी 6 महीने से क्रिकेट खेलने का परमिशन नहीं मिला। मैं तो हैरान हो गया एकदम, और मैं मेरे हिसाब से झगड़ा कर लिया कलेक्टर के साथ में। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, मैं कलेक्टर को कह के निकला कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊंगा नहीं अभी। इसके बाद में मैं 4 मुद्दे का डिस्कशन भी नहीं किया और मैं उसके ऑफिस में निकल गया। ये मुंबई शहर ये इस तरह से चल रहा है। आई एम ए मेंबर ऑफ पार्टी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। वो कलेक्टर ने मुझे अभी तक बुलाया नहीं है। इट इज माई फंडामेंटल राइट एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसने मुझे बुलाना चाहिए था। आई एम ऑन रिकॉर्ड, इसको आप यूट्यूब पे चलाने वाले हो ना। नाम क्या है? भोसले, राजेंद्र भोसले ना, नए कलेक्टर। उन्होंने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है। मैं मेरी आवाज आपके सामने यहाँ पर दे रहा हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अगर सुनेंगे तो ताबड़तोब उनको बुलाकर उनसे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। तो इस प्रकार के ऑफिसर को ताबड़तोब सैक कर देना चाहिए, या तो उनको जहां जितना लंबा भेजना है वहां पर भेजना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ये मेरा मजाक नहीं है, ये लोकशाही का मजाक कर रही है ऑफिसर। आप वो मुझे कहते हैं कि एनए करना पड़ेगा, क्रिकेट बच्चों को वहां पर खेलने के लिए एनए करना पड़ेगा, वो कह रहा है। अब सरकार कहे कि हम तो जनरल पूरा एनए निकाल देते हैं, अभी निर्णय हो गया, खाली जीआर आते विधानसभा में वो आ जाए। जीआर भी निकल गया। साहब आजादी के 75 साल के बाद में आप मुंबई जैसे शहर का एनए की आवश्यकता नहीं है करके निर्णय हो रहा है। क्या है, क्या हो रहा है? फिर ये सब सेमिनार, ये एडवोकेट, ये आर्किटेक्ट, ये पॉलिटिशियंस, ये डेवलपर, ये सारे लोगों ने इस प्रकार का, ये कितने दिन हम इस सिस्टम को चलाएंगे? इस तरह से कितने दिन चलाएंगे? तो इस प्रकार के कुछ जटिल मुद्दे हैं, और तरुण भाई इस प्रकार के मुद्दे को नथिंग डूइंग, जिसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा लगता नहीं है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, हाँ, इस प्रकार के निर्णय तो तुरंत हो जाने चाहिए, तुरंत हो जाने चाहिए। अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया, मोदी जी ने ऑनलाइन सिस्टम बना दिया। कॉम्प्लाइंस जहां पर 150 लगते थे वहां पर 65-70 पे लाकर रख दिया। लेकिन जब तक ऑफिसर का और आपका सेटलमेंट नहीं होता है तब तक वो लोड नहीं होता है। अब ये कोई तो कहना चाहिए, क्यों तरुण भाई कहते नहीं है? किसी ने तो कहना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन? फिर ऑनलाइन मीन्स मुझे वापस कोई ऑफिसर के दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर पे मैं
कॉम्प्लायंस फुलफिल कर दूंगा। उसी कंप्यूटर में उस ऑफिसर ने कहना चाहिए आपने 10 जो पुटअप किया है पेपर उसमें से 8 ठीक है, 2 ठीक नहीं है। 2 ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है वो भी उसने बताना चाहिए मुझे, और मैं यहाँ से उसको फुलफिल करूंगा। पूरा हो जाना चाहिए, पूरा होना चाहिए। क्यों जाना चाहिए आर्किटेक्ट ने? मैं कभी कभी बिल्डिंग प्रपोजल में जाता हूँ तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट वहां पर बाहर बैठे रहते हैं, हाँ, अपॉइंटमेंट के लिए। और मैं परसों गया तो वहां पर अंदर, मैं आपको बुरे का नाम भी बता रहा हूँ, अंदर एक भी आदमी नहीं था, अंदर एक भी आदमी नहीं था, और ये सारे लोग बाहर बैठे हैं। क्या ये मैं इसलिए बैठ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आर्किटेक्ट, ये बिल्डर बाहर बैठेगा, उसका गुस्सा वो ऑफिसर पे नहीं निकालता है, उसका गुस्सा वो फ्लैट बायर पे निकाल देता है, 1500 रुपए रेट चढ़ा देता है। कैसा जिएंगे मुंबई शहर में लोग, कैसा जिएंगे? तो इस प्रकार के 10 मुद्दे हैं। मैं मानता हूं कि सबने अपना एक बेंचमार्क बनाना चाहिए, हमको कितना पैसा कमाना है इस मुंबई शहर में। और भगवान ने दिया ना, आपको आर्किटेक्ट बना दिया, मुझे एमपी बनाया, इनको डेवलपर बनाया। हमने अपना रिक्वायरमेंट जितना चाहिए उतना लेकर, भगवान ने हमको ये काम दिया है ना, वो बेचारा सामान्य आदमी उसको एक फ्लैट मिले 500 फुट का, 1000 फुट का, जितना उसका कैपेसिटी है, उसको सही समय पर मिले। इस प्रकार की तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, तो ये बनाना पड़ेगा। तो ये सारा करिए, नहीं तो कितना FSI ज़्यादा मिलता है, हम कितना ज़्यादा परसेंटेज लोगों को देंगे, इसमें ही खेलते रहेंगे तो ये मुंबई शहर एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको लाइट नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, आप बीमार पड़ोगे तो आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट प्लान जब बनता है तो तरुण भाई, कितना प्लेग्राउंड के लिए जगह होना चाहिए, कितना हॉस्पिटल के लिए जगह होना चाहिए, ये रोड होना चाहिए, ये सारा डिफाइन है। लेकिन मुंबई शहर में अगर 1-1.5 करोड़ लोग हो गए तो उसके लिए हॉस्पिटल कितना होना चाहिए इसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए फिर हॉस्पिटल में कोई चला जाता है, 5 दिन में उसका 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का बिल हो जाता है, बिल हो जाता है उसका। तो आने वाले दिनों में तरुण भाई, फेडरेशन के माध्यम से, आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, हम सबको ये भी बतानी पड़ेगी। अब सामने बैठे वाले लोग ये कहते हैं कि भाई आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप तो इतने साल से इस सिस्टम में काम करते हो, आपकी तो सरकार यहाँ पर भी है, आपकी तो सरकार वहाँ पर भी है, आपने करना चाहिए, ये आपके मन में आता होगा। करना ही चाहिए, मैंने करना ही चाहिए। जितना मैं यहाँ कहता हूँ उससे ज़्यादा मैं बाहर कहता हूँ, वहाँ भी कहता हूँ, लेकिन जितने स्पीड से होना चाहिए होता ही नहीं, होता ही नहीं। देखिए इस मुंबई शहर में एक डेवलपर है, वो सारा ऑन गोइंग रूल के हिसाब से प्लान पास करवा लेता है। ओके, प्लान पास करवा लेता है, आईओडी ले लेता है, सीसी ले लेता है और टेनेंट को शिफ्ट कर देता है, वो लोग चले जाते हैं। दूसरा दिन पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कायदा बदली हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का कोई कायदा बदली हो गया, कॉर्पोरेशन ने कोई नया सर्कुलर निकाल दिया, ये तो जाम हो गया, काम आगे बढ़ता ही नहीं है। इसने जो बैंक से लिया है उसका लोन बढ़ जाता है। मैं बाकी सारे मुद्दों को बाजू में रखता हूँ, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में मैंने ये कहा, बैंकर्स से बातें हैं तो ये आपकी भी जवाबदारी है। किसी का प्लान पास हुआ काम नया रूल के वजह से बंद हो गया तो आपने भी सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि हमारा इतना पैसा इसको लगा हुआ है, जिसका क्लियरेंस आप जल्दी करो, बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द पैकेज। इसका बिल्डिंग बनेगा, इसका माल बिकेगा, इसके पर पैसा आएगा तो आपका जो ब्याज का पैसा और नेट के साथ में आपको वापस आएगा। सो यू आर ऑल्सो ए पार्टनर इन दिस, हाँ, यू आर ए फाइनेंशियल पार्टनर इन दिस। वो बोलते हैं नहीं, दैट इज नॉट अवर, हमारा वो काम ही नहीं है। हमारे से आपने पैसा लिया, 1 साल का इतना ब्याज हो गया, वो आपने भर देना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट चलता है नहीं चलता है मुझे, मेरा देखने का काम नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये आपका काम है। आने वाले दिनों में इसमें अगर रूल बनने की आवश्यकता है तो वो भी आप लोग क्लिक कर दे दो, हम उसको पुटअप करेंगे। एज ए डेवलपर आप दीजिए, आप डेवलपर भी हो और आप इस इंडस्ट्री को अभी चलाने वाले भी हो। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, जागरूकता लानी पड़ेगी सबको। अब हो क्या रहा है, बैंक वाला बोलता है कि मैं कमाने के लिए बैठा हूँ, आर्किटेक्ट बोलता है मैं कमाने के लिए बैठा हूँ, बिल्डर बोलता है मैं कमाने के लिए बैठा हूँ, एडवोकेट बोलता है मैं कमाने के लिए बैठा हूँ, पॉलिटिशियन बोलते हैं हम भी कमाने के लिए सारा काम करते हैं। ये सारे लोगों का कमाने का जो लोड है वो एक फ्लैट बायर के ऊपर चला जाता है, सीधा चला जाता है, उसके ऊपर चला जाता है। तो इसके बारे में भी सोचे आने वाले दिनों में। मुद्दा बहुत सारा है, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन सारे लोग मिलकर अगर चेंजेस लाएंगे आने वाले दिनों में तो इस मुंबई शहर में लोग आसानी से जी पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अंत में एक बात जो मेरा, जिस वजह से मैं इस सिस्टम में 40-42 साल के पहले आया हूँ, वो झोपड़पट्टी का मुद्दा भी लेना चाहूँगा। आप लोग से कनेक्टेड नहीं होंगे लेकिन आप लोगों के साथ में वो कनेक्टेड है।
ऐसा मान लो कि इस मुंबई शहर में आज 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, 50-50% लोग बिल्डिंग में रहते हैं। कभी किसी के दिमाग में ये बात आती है क्या, ये 50% झोपड़पट्टी वालों का नाता डायरेक्ट 50% बिल्डिंग वालों के साथ में है कि आता है ना। आपको सवेरे चाय पीने के लिए दूध लगता है तो झोपड़पट्टी वाला आपको ला कर देता है। दूध पीकर आप चाय पीकर तैयार हो जाते हो तो पेपर पढ़ने के लिए लगता है तो पेपर आपको झोपड़पट्टी वाला ला कर देता है, बराबर। आप तैयार हो जाते हो, आपको फैक्ट्री पे जाना है तो ड्राइवर जो आता है कोई 2 रूम 3 रूम से नहीं आता सर, 2-5% लोग होंगे, वो ड्राइवर भी आपका झोपड़पट्टी में से आता है। ये ड्राइवर आपको आपके जगह पर लेके जाके पहुंचाता है, वो आपका ऑफिस होगा, दुकान होगा, मकान होगा, फैक्ट्री होगा, वहां पर भी सर्विस करने वाले सारे झोपड़पट्टी के लोग हैं, सारे झोपड़पट्टी के लोग हैं। दोपहर को आपको टिफिन बनाकर बीवी देती है, भाजी बनाना पड़ता है तो भाजी भी झोपड़पट्टी वाला वासी से लाता है, फुटपाथ पे बैठकर बेचता है, उसमें से भाजी बनता है। पूरा आपका दिनचर्या का जो भी काम है, रात को सोने तक घर में आपकी वो घर काम करने वाली बाई आती है, वो भी झोपड़पट्टी में से आती है। आपके बच्चों को हाथ पकड़ के स्कूल में लेके जाती है, वो भी झोपड़पट्टी वाली आती है। रिक्शा चलाने वाला झोपड़पट्टी से आता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। पूरे दिन भर का ये 50% बिल्डिंग वालों का प्रॉब्लम ये 50% झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग करते हैं। इसलिए मेरे एक डिमांड है बहुत दिनों से कि ये 50% लोगों को एक 300 फुट का घर दे दो भैया, तो इनका जीवन मान का दर्जा जितना बढ़ेगा उतना आपको सर्विस ज्यादा देंगे, उतना आपको सर्विस ज्यादा देंगे, बराबर है। यू विल गिव यू बेटर सर्विस। वो झोपड़पट्टी वाले के घर में 300 फुट के घर में एक टॉयलेट होगा तो सुबह फ्रेश होकर आपके पास आएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस होगा। आप नीचे ऊपर से फ्लैट में से नीचे आते हो, देखते हो ड्राइवर की तरह, तो ड्राइवर सोसाइटी के टॉयलेट में गया है, क्योंकि उसको घर पे उधर लाइन लगाने के लिए टाइम लगता है, इधर उसको टाइम पे पहुंचना है। अगर कोई कारण से उसको सोसाइटी में उसको टॉयलेट उपयोग नहीं कर पड़ा, सब आपका 3 घंटे का ट्रैवलिंग होगा तो 3 घंटा और ड्राइवर परेशान रहता है। इस बात को समझ लेना चाहिए, हम सब लोगों ने इस बात को समझ लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी भावनाओं को आप समझते हो, मैं इसको बहुत एलोबरेट करके बोल सकता हूँ। तो ये भी हमको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में सरकार को मैं ये कहूँगा कि इस मुंबई शहर के और डेवलपमेंट का काम कोई अडानी अंबानी को दे दो आप, ये छोटे मोटे बिल्डरों का काम नहीं है। सर, वी कैन क्रिएट लैंड बैंक इन मुंबई। मुंबई में हम लैंड बैंक क्रिएट कर सकते हैं। 2 झोपड़पट्टी को क्लब कर दो, दोनों जगह पे जितना जगह यूज होता है एक झोपड़पट्टी में पूरा हो जाएगा, एक पूरा लैंड खाली हो जाएगा। आज स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं है, हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह नहीं है, ये मेहता साहब जैसे बिल्डर नहीं कर पाएंगे, ये कोई बड़ा आदमी आएगा वही कर पाएगा। देखो, धारावी विल चेंज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द कमिंग डेज। ये अडानी जी धारावी को डेवलप करेंगे ना, आप देखते देखते बोलेंगे। बीकेसी आप देखो जाकर, आप बीकेसी देखिए, आप नई मुंबई जाके प्लांट सिटी जिसको हम कहते हैं, वैसा ही प्लांट धारावी होगा आने वाले दिनों में। वैसा ही प्लांट मुंबई शहर को अगर करना पड़ेगा तो लोगों को घर भी मिलेंगे और सुविधा मिलेगी। आप लैंड बैंक निर्माण होगा, ये भी एक मुंबई शहर का मुद्दा है तरुण भाई, इसको भी आप लीजिए आने वाले दिनों में। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत दूर से आया हूँ समय निकाल कर, इसलिए थोड़ा इसका लाभ ले लो, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बातें बताई मैंने आपको, आप क्षमा करेंगे। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।